This is an audiobook of the bilingual story written by Analon Krishna, published on 8th August 2025 in his blog krishnakunal.blogspot.com. लाइफ की परछाई, चैप्टर 5, द वर्दी एयर। इस स्टोरी को पढ़कर आप ये समझ पाओगे कि जिस बच्चे को जैसा माहौल मिलता है उससे उम्मीदें भी उसी के अनुरूप की जाती है, इसलिए उसके ख्वाब, एथिकल वैल्यूज, मॉरल इंटेंशन भी उसी के अनुरूप डेवलप होता है, जिसके कारण उसके लिए काबिलियत, लायक नालायक की परिभाषा भी अलग होती है। नाउ वी कंटिन्यू टू द स्टोरी, लाइफ की परछाई, चैप्टर 5, द वर्दी एयर। 7 साल की अभीशा अपने पिता के गोद में सिर रखकर रात में उनके कमरे में लेटकर अपने पिता से पूछती है, जो कहानी आप हमको सुनाते हो, क्या प्रिंसेस को भी किंग वही कहानियां सुनाया करते थे? अभीशा के ऐसे अतरंगी सवाल सुनकर उसके पिता उससे पूछते हैं, क्यों? तुम ऐसा सवाल आज क्यों पूछ रही हो? अभीशा बोलती है, हमारी कहानियों में एक प्रिंसेस होती है जिससे किसी आम इंसान को प्यार हो जाता है। उस प्रिंसेस को शैतान उठाकर ले जाता है, जिसे छुड़ाने उसका लवर आता है। फिर दोनों को प्यार हो जाता है, फिर किंग उन दोनों की शादी करवा देते हैं। पर कल जब मैं मूवी देख रही थी, उसमें एक प्रिंसेस से उस किंगडम के सैनिक को प्यार हो जाता है। पर यह बात जब किंग को पता चलती है तो उस सैनिक को किंग जेल में कैद करवा देते हैं। वो उस प्रिंसेस एंड सैनिक के लव को क्यों एक्सेप्ट नहीं किए? कहानी में तो किंग मान जाता है। अभीशा के पिता स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं, क्योंकि जब कहानी का किंग उसकी प्रिंसेस की शादी उस आम इंसान से करवाते हैं तो फिर वो आम आदमी उस प्रिंसेस के साथ महल में रहने लगता है, हैप्पी हैप्पी। लेकिन जब असली प्रिंसेस की शादियां होती हैं तो वो अपने प्रिंस या किंग के किंगडम में चली जाती है। वो प्रिंसेस जिसको एक सैनिक से प्यार हुआ था, वो तो शादी करके कोई और किंगडम नहीं जाती। उस सैनिक का घर तो उसी किंगडम के किसी गली में था, तो फिर उस प्रिंसेस को राजमहल छोड़ना पड़ता। पर प्रिंसेस को तो राजमहल में अच्छा अच्छा खाना मिलता था, अच्छा कपड़ा पहनती थी, अच्छा बेड में सोती थी, उसकी कई दासियां होती थी। वो कोई नहीं मिलती महल के बाहर, तो फिर वो कैसे जीती महल के बाहर? किंग ये बात जानते थे, अपनी प्रिंसेस की फिक्र करते थे, इसलिए वो उनकी शादी नहीं होने दिए। अभीशा बोलती है, तो वो किंग उस सैनिक को अगला किंग बना देते और महल में ही रख लेते, वो ऐसा क्यों नहीं किए? अभीशा के पिता उसे समझाते हैं, उस किंग के बाद तो राजा उस किंगडम का प्रिंस न बनता। जो वो सैनिक था उसको वहां के लोग, मंत्री, सेनापति अपना किंग कभी मानते? वो तो चाहते ना अपने प्रिंस को राजा बनाने के लिए, जिसके चलते वो विद्रोह कर देते। हो सकता है कि कोई उस सैनिक का कत्ल भी कर देता, फिर वो प्रिंसेस विधवा हो जाती, उसका लाइफ फिर खराब हो जाता, इसलिए किंग उसका शादी नहीं होने दिया। अभीशा रूठ कर बोलती है, उस प्रिंसेस को उस सैनिक के साथ भाग जाना चाहिए था। उसके फादर उसको बोले, फिर किंग उनके पीछे अपना सैनिक भेजता और ये इनाम रखता कि जो उसकी प्रिंसेस को भगाने वाले सैनिक का सिर लाएगा उसको बहुत सारा सोना दिया जाएगा। अभीशा उठकर बेड पर बैठ जाती है और गुस्से से घूरते हुए बोलती है, पापा आप जानबूझकर अपने से बनाकर ये सब बोल रहे हो, ये जताने के लिए कि अगर मैं किसी के साथ भागूंगी तो आप उसे नहीं छोड़ोगे। अभीशा के पिता उसको मुस्कुराते हुए और उसके माथे को सहलाते हुए बोलते, हर पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी प्रिंसेस का ख्याल रखे, उसे सेफ रखे, और उसकी प्रिंसेस अगर कोई गलती करे तो उसे रोके। अभीशा बोलती है, पर आपकी प्रिंसेस तो बहुत समझदार है ना पापा, फिर भी आप उसे रोकेंगे? अभीशा के पिता बोलते हैं, अगर मेरी प्रिंसेस समझदार है तो फिर वो भागना क्यों चाहती है? क्या अपने खुशी के पल में वो अपने मम्मी पापा को शामिल करना नहीं चाहेगी? अभीशा खुश होकर वो वापस अपने पिता के गोद में सिर रखकर सो जाती है और बोलती है, मैं जिसको पसंद करूंगी आप उसे अपना लोगे ना, आपको अपनाना ही होगा। अभीशा के पिता बोलते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो, अगर वो लड़का अच्छा रहा तो सोचूंगा। इस पर अभिलाषा गुस्सा जाती है और अपना माथा उनके गोद से हटाकर बेड के तकिए में रखकर सीधी होकर सो जाती है। अभिशा अपने गोद से पहली एल्बम को बगल में रखती है और दूसरी एल्बम को उठाकर उसे पलटती है। बाईं तरफ सबसे ऊपर की तस्वीर में 2.5 साल की अभिशा अपने पिता की गोद में सोई हुई है। नीचे की तस्वीर में 7 साल की अभिशा अपने पिता के कंधे में बैठकर मेले में घूम रही है। दाईं और ऊपर की तस्वीर में अभिशा अपने जन्मदिन में अपने पिता को केक खिला रही है और उसके नीचे उसके बचपन की फैमिली फोटो है। अभिशा का लगाव अपने पिता से कितना ज्यादा था, ये तो आप इसे समझ ही चुके होंगे।
आप देखोगे कि जब बच्चे 5 से 10 साल के होते हैं वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, इसलिए वो सवाल बहुत पूछते हैं। अभिषा भी इस उम्र में बहुत ज्यादा बातूनी थी। मेले में पूर्वी अपने पिता के साथ अभिषा को मिली। अभिषा उसके साथ मिलकर मेला घूमना चाहती थी, झूला झूलना चाहती थी, खेल देखना चाहती थी, पर पूर्वी अपने पिता के साथ चली गई। तब वो अपने पिता को बोलती है, पापा, पूर्वी ना अपने पापा की हर बात मानती है। अभिषा के पिता उसे बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है, सभी अच्छे बच्चे अपने पिता की बात मानते हैं। अभिषा बोलती है, आप दादाजी के अच्छे बच्चे नहीं हो, वो बोलते हैं कि आप उनकी कभी बात नहीं सुनते हो। अभिषा के पिता मुस्कुराते हैं और अभिषा को बगल में अपनी छाती से जितने ऊंचाई वाली दीवार पर बिठाकर उसकी आंखों में देखकर बोलते हैं, मैं अपने पिता का समझदार बेटा हूं और तुम्हें भी बहुत ही समझदार बनना है। अभिषा पूछती है, समझदार बच्चे अपने बड़ों की बात क्यों नहीं मानते हैं? अभिषा के पिता उसे समझाते हैं, समझदार बच्चों को किसी की बात मानने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो समझदार होता है उसमें समझदारी होती है सही और गलत की, इसलिए वो खुद समझ सकता है कि सही क्या है और गलत क्या। पर जो ये बात नहीं समझ सकते हैं, उन्हें न जरूरत होती है दूसरों की बात मानने की। उसके पिता अभिषा का चेहरा देखते हैं और समझ जाते हैं कि अभिषा नहीं समझी। वो उदाहरण देकर समझाते हैं, देखो, मान लो कि मैं बाहर धूप से थका हारा घर में आता हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ और कहता हूँ कि थोड़ा पानी ले आओ। जाते हुए पंखा चालू करने बोलूंगा तो तुम पंखा भी चालू कर दोगी। फिर तुम जाओगी और किसी भी मग या लोटा में पानी देखोगी और उसे उठा के ले आओगी। अब वो पानी साफ है या गंदा तुम ध्यान दी? क्या तुम साथ में ग्लास लाई? मतलब तुम उतना ही करोगी जितना कोई और तुमसे कहेगा। पर अगर मैं तुम्हें धूप से आते हुए देखूं और अपने मन से वहां से चली जाओ, अगर मैं जाते हुए पंखा चालू करने को बोलूं तो तुम अनसुना करके चली जाओ, क्योंकि धूप में शरीर गर्म होता है, इसीलिए तुरंत पंखा नहीं लेना चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए। फिर कोई साफ सुथरा मग या लोटा को उठाकर या उसे अच्छे से बिखाकर उसमें ताज़ा साफ और ठंडा पानी भरकर लाओ, उसमें नींबू निचोड़कर या सत्तू घोलकर, साथ में ग्लास भी लाओ और आते समय पंखा चालू करो। तो क्या मैंने इतना कुछ कहा था? मतलब तुम अपना समझदारी दिखाई ना। इस तरह जब तुम खुद से अपनी समझदारी से काम कर सकती हो, तो फिर हर बात मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तो बताओ, तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए या तुम्हें समझदार बनना चाहिए? अभिषा बोलती है, पर आप तो हमेशा सही बोलते हो, तो फिर आपकी बात क्यों नहीं माननी चाहिए? अभिषा के पिता उसे बोलते हैं, क्या मैं भगवान हूँ? अभिषा बोलती है, नहीं। उसके पिता आगे बोलते हैं, क्या मुझसे गलतियां नहीं हो सकती हैं? अभिषा सोच में पड़ जाती है। उसके पिता 2 सेकंड बाद आगे बोलते हैं, देखो, जब मैं छोटा था और मैं बड़ा हो रहा था, उस टाइम मुझे कई बार ऐसा लगा कि मेरे पापा गलत कर रहे हैं। तो जब मुझे बोलना था, मैं उनके उल्टा बोला, पर वो नहीं माने। फिर बाद में आगे चलकर कभी ये पता चला कि मैं गलत हूँ और वो सही हैं, तो कभी वो गलत थे और मैं सही था। पर वो मेरी बात मुझे बच्चा समझकर कभी भी नहीं मानते थे, तो फिर उनका विरोध करना ही बंद कर दिया। फिर जब वो कुछ किए और वो गलत हुए तो मुझे आके डांटे कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था ना। मैं भी उन्हें बोला कि वो मेरी बात कभी सुनते हैं क्या? तो फिर मुझे डांट कर बोले, हाँ, तो फिर भी बोलना चाहिए ना, दबाव बनाना चाहिए, जिद करना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो शायद वो मेरी बात सुनते और वो गलती नहीं करते। अभिषा पूछी, पापा, दादाजी खुद ही बात नहीं सुनते हैं और खुद ही बोलने बोलते हैं। उसके पिता बोलते हैं, हाँ, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा तो बोलेंगे कि मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। जब उनकी बात सुनकर अपना अलग राय दूंगा तो उसमें भी बोलेंगे कि मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। पर तुम ये सब चक्कर में मत पड़ो। तुम इस बात को समझो कि हर पिता चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करे, इसलिए वो वही करने की कोशिश करता है जो उसे सही लगता है। पर जरूरी तो नहीं कि वो हर बार सही ही हो। तो ऐसे में बच्चों का काम होता है कि वो इसका विरोध करे। हो सकता है कि बड़े बच्चों की बात सुने, हो सकता है उनकी बात को ना सुना जाए, पर फिर भी बच्चों को अगर कुछ गलत लगता है तो उन्हें अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बड़े ही गलत हों और तुम सही हो जाओ, तो बड़े तुम पर प्राउड करेंगे कि तुम समझदार हो रही हो। और हो सकता है कि बड़े ही सही हों, तुम ही गलत रहो, पर फिर भी बड़े तुम पर प्राउड करेंगे कि तुम सीख रही हो। इसे यूं समझो कि ये तुम्हारी टेस्ट है। हम तुम्हारे मार्क्स काटने पे लगे हुए हैं और तुम्हें ये साबित करना है कि तुम अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें हार नहीं मानना है। और अगर कुछ गलत या सही लगे तो तुम्हें वो जरूर कहना चाहिए।
ये सुनकर अभिशा अपने दोनों हाथ अपने पिता को बाहों में लेने के लिए फैलती है, जिसे उसके पिता पकड़कर बंद करते हैं और बोलते हैं, मेरा कंधा दुख रहा है, अब तुम पैदल चलो। ये सोचकर अपनी बेड पर बैठी अभिशा थोड़ी भावुक होती है। उदय उसके सामने आता है। वो अभिशा को एल्बम देखते हुए देखता है और अभिशा को देखकर मुस्कुराता है। वो हैंगर से अपने घर के कपड़े लेता है और कपड़े बदलकर खाना खाने चला जाता है। अभिशा एल्बम के पेज को पलटती है और याद करती है उस दिन को जब वो अपनी पसंद से शादी करने के लिए अपने पिता से परमिशन मांग रही थी और उसके पिता इसका विरोध कर रहे थे। अभिशा के पिता उससे पूछते हैं, तुम उस लड़के से शादी क्यों करना चाहती हो? अभिशा बोलती है, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। अभिशा के पिता उससे पूछते हैं, और तुम्हारे ख्वाब का क्या, उन सपनों का क्या? अभिशा कहती है, मैं उन्हें शादी के बाद पूरा करने की कोशिश करूंगी। अभिशा के पिता उससे पूछते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि तुम शादी के बाद इस तरह अपने सपनों में ध्यान दे पाओगी? अभिशा कहती है, मैं मैनेज कर लूंगी। अभिशा के पिता उससे कहते हैं, पर मुझे ये उम्मीद नहीं है कि तुम ध्यान दे पाओगी। अभिशा कहती है, पर वो मेरी प्रॉब्लम है ना पापा, आप क्यों टेंशन लेते हो? अभिशा के पिता उससे कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर खर्च की है, अपनी ज़रूरतों से पहले तुम्हारी ज़रूरतों और ख्वाहिशों का ध्यान रखते आया हूँ। इतनी मेहनत की मैंने और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारे पढ़ाई पर खर्च कर दी, इसलिए कि तुम किसी दिन उन सभी पर पानी फेरकर ये सब छोड़कर चली जाओ। तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को एक ही स्कूल में पढ़ाया, तुम दोनों को बराबर सुविधा और मौका दिया हूँ। तुम्हें यही करना तो पहले ही छोड़ देती सब कुछ, तुम्हारे भाई को तो एटलीस्ट बेहतर मौका मिलता। अभिशा कहती है, आप मुझसे ज्यादा बस अपने बेटे की फिक्र करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बेटा है और मैं बेटी। उसके पिता कहते हैं, अगर ऐसा होता तो हम तुम्हें भी सब सुविधा क्यों देते जो तुम्हारे भाई को देते हैं? बात यह है कि क्या तुम इस चीज का कदर कर रही हो? अभिशा कहती है, पापा मैं कदर करती हूँ उन सभी का जो आपने मेरे लिए किया। उसके पिता उससे पूछते हैं, तो फिर तुम अपने करियर में ध्यान देने के बजाय शादी क्यों करना चाह रही हो? अभिशा कहती है, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है पापा। उसके पिता उससे कहते हैं, पसंद तो हमेशा बदलता ही रहता है, आज ये तो कल कोई और होगा। अभिशा कहती है, पापा एक इंसान जिसके साथ रहने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की कमी पूरी होती है, जिसके साथ मेरी सोच मिलती है, जिससे उम्मीद है कि वो मुझे सपोर्ट करेगा और जिस पर भरोसा है कि मैं पूरी जिंदगी उसके साथ गुजार सकती हूँ, मैं उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दूँ क्योंकि मुझे अपने ख्वाब प्यारे हैं और बाद में किसी अनजान की हो जाऊं जो शायद मुझे सपोर्ट करेगा भी कि नहीं। उसके पिता उससे कहते हैं, क्या तुम्हारे ख्वाब सिर्फ तुम्हारे हैं? क्या हम सभी ने तुम्हारे ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई मेहनत नहीं की है? वो इंतजार क्यों नहीं कर सकता है तुम्हारी कामयाबी तक? हम कौन सा तुम्हारी शादी किसी और से करवाने का कोशिश कर रहे हैं जो वो इंतजार नहीं कर सकता है? अभिशा कहती है, उसकी फैमिली उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, तो उसकी जबान नहीं है, वो मना नहीं कर सकता है क्या? अभिशा कहती है, उसकी माँ इमोशनल ड्रामा करके उसको मिलने के लिए भेज दी, उसके मना करने पर अगर उसकी फैमिली उस पर इमोशनली प्रेशर बनाएगी तो तुम्हें डर है कि कहीं वो अपनी फैमिली के लिए तुम्हें धोखा ना दे दे? अभिशा कहती है, एक अच्छा बेटा अपनी फैमिली की तकलीफ को तो नहीं देख सकेगा ना? अभिशा के पिता उससे पूछते हैं, पर तुम हमारी उम्मीदों को तोड़ सकती हो। वो कुछ नहीं कहती और फिर वो कहते हैं, तुम हमारा सारा खर्च वेस्ट करने जा रही हो, हमारी सारी मेहनत बेकार कर दोगी। तुम उन चीजों के लायक नहीं थी। इससे बेहतर कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्च करने के बजाय हम किसी और चीज पर खर्च करते, शायद तुम्हारे भाई के बेहतर एजुकेशन पर। तुम लायक नहीं हो हमारी विरासत के। अगर तुम उससे अभी शादी करोगी तो हम तुम्हें हमारी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। पर अभिशा अपनी पसंद को चुनी और अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर अपनी पसंद उदय से शादी की। ऐसा आखिर क्या हुआ था कि अभिशा को इतना प्यार करने वाले पिता उसकी पसंद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? ऐसा क्या हुआ कि अभिशा अपना 4 दिन के प्यार के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दी? तो चलो बताता हूँ। जब अभिशा, सलोनी और पूर्वी कॉलेज से घर आती, खिलखिलाकर बातें करती हुई हंसती हुई, तो गांव में तरह तरह की बातें होती। लोग संदेह करते कि इन लड़कियों का कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा। लोग मुंह पर बोलने से डरते पर पीठ पीछे बातें बनाते। लोगों की फुसफुसाहट इनके घर वालों के कानों में भी सुनाई दे ही जाता था। अभिशा का परिवार और उसके करीबी लोग रेवोल्यूशनरी थे, जिसके चलते कोई हिम्मत नहीं करता था इनसे कुछ भी बोलने का। पर पूर्वी के घर वाले तो रूढ़िवादी थे। उन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। वहीं सलोनी के घर में लोग संदेह लेकर पहुंचते। सलोनी उन्हें डांट देती, घर वाले सलोनी पर बाहर बाहर भरोसा दिखाते और लोगों को भगा देते, पर फिर भी लोग उसके घर वालों को परेशान करते।
समाज चाहता था कि जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए ताकि देखा देखी उनके घरों की बच्चियां अपना पैर बाहर न निकालने लगे। इनको देखकर उनके घरों के भी बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते, अपने ख्वाब सजाते, कुछ बनना चाहते। फिर समाज उन पर अपने ख्वाबों और इच्छाओं को थोप नहीं पाता, इसलिए बीच बीच में लोग सलोनी के घर रिश्ते लेकर आ जाते थे। सलोनी सीधा मना कर देती तो उसके घर वाले भी कुछ कर नहीं पाते। सलोनी के पिता भी उस पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते थे। पर पूर्वी के घर में दृश्य थोड़ा अलग था। पूर्वी के पिता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता। पूर्वी से तो कुछ पूछा भी नहीं जाता था। पूर्वी कहती कि उसे अभी पढ़ना है, अभी अपने ख्वाब को पूरा करना है, तो उसे ये आश्वासन देकर नाश्ते और चाय की ट्रॉली थमा देते कि बस देखने ही तो आए हैं, अभी शादी थोड़ी ना हो रही है। सलोनी पूर्वी को समझाती कि पूर्वी उन्हें सीधा मना कर दे, पर पूर्वी कहती कि उन्हें बुरा लगेगा अगर वो मेहमानों के साथ मिसबिहेव करेगी तो। एक दिन खबर मिला कि पूर्वी का रिश्ता तय हो गया। अभिषा उसको पूछी तो पूर्वी बोली कि वो अभी अपना पढ़ाई में ध्यान देना चाहती है, पर घर वाले नहीं मान रहे हैं। अभिषा बोली कि अगर कोई मदद चाहिए तो बोलो, पर पूर्वी बोली कि वो खुद संभाल लेगी। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि डेट तय हो गया। अभिषा पूर्वी के घर गई उसके घर वालों से बात करने। वो बात करने ही वाली थी कि पूर्वी मुस्कुराकर बोली, जो हो रहा है होने दो, अपनी टांग मत अड़ाओ। तब अभिषा को ये एहसास हुआ कि पूर्वी अपने घर वालों के सामने ऐसे जता रही है कि वो खुश है अपने घर वालों के फैसले से। मतलब शी इज़ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टू रियलिटीज़। ऐसे लोगों का समाज जो दूसरों के सामने कुछ और बनते हैं और अंदर से कुछ और ही होते हैं। वो बताते कुछ है और उनका सच कुछ और ही होता है। वो दिखाते कुछ और है और मानते कुछ और है। वो कहते कुछ और है और करते कुछ और ही हैं। अभिषा समझ गई कि पूर्वी उसे धोखा दे रही है। पूर्वी अभिषा को बोली तो थी कि वो अपने घर वालों का विरोध कर रही है, पर वो अपने पिता के सामने खुश होने का नाटक कर रही थी, जिससे उसके पिता को ये लग रहा था कि पूर्वी खुश है उनके फैसले से। तो फिर पूर्वी विरोध किससे कर रही थी? घर के उस सदस्य से जिसके उस घर में ना के बराबर चलती है, अपनी भाभी से। घर के उस सदस्य से जो उसकी सुनती नहीं थी, अपनी माँ से। और वो इनसे उम्मीद लगाकर रखी थी कि ये दोनों पूर्वी के पिता से बोलेंगे कि पूर्वी शादी नहीं करना चाहती है। उसकी माँ अगर बोलती तो फिर भी वो पूछ लेते, पर अगर उसकी भाभी ये बोलती तो क्या लगता है कि वो ये बात मानते? पूर्वी जैसे जता रही थी, शायद वो इस बात से इनकार कर देती कि पूर्वी को शादी से कोई आपत्ति है, क्योंकि वो खुश होने का नाटक तो ऑलरेडी कर ही रही थी। सलोनी अभिषा को बोली, मैं इसलिए तुम्हें कुछ करने से मना कर रही थी। वो हमारे सामने कुछ और कहती है और अपने घर वालों के सामने कुछ और जताती है हमेशा। और पूर्वी की शादी कॉलेज के दूसरे साल में ही हो गई। इसके बाद लोग सलोनी के पीछे पड़े और वो इनसे तंग आकर हॉस्टल में रहने लगी। अभिषा कुछ महीने घर से अकेले कॉलेज आना जाना की। इस खालीपन में उसे अपनी पसंद को आजमाने का और वक्त मिला। वो उदय को और अच्छे से जानने लगी, वो उसके और करीब हो गई। पर तब तक उदय की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिए। उदय तो कोई ना कोई खोट निकालकर कईयों को मना कर दिया, पर हर बार तो उदय की चल नहीं सकती थी। कभी जबरदस्ती तो कभी बहाने से उसे लड़कियों से मिलाने लगे। अभिषा को लगा कि वो अगर इस तरह हाथ पे हाथ धरी रहेगी तो वो एक दिन उदय को खो देगी। इसलिए वो अपने पिता को मनाने की कोशिश की कि वो उदय के घर रिश्ता लेकर जाए, पर अभिषा के पिता उसे मना कर दिए। इससे पहले किसी दिन उसे घर छोड़ने के लिए उदय आया था। गाँव में जब लोग ये देखे तो लोगों को और ज्यादा मौका मिला सलोनी के घर वालों को बहकाने का। राखी के त्योहार में जब सलोनी घर आई हुई थी और जब उसके अगले दिन वो तैयार होकर वापस हॉस्टल जाने की तैयारी करने लगी, उसकी माँ बोली कि वो उस दिन नहीं जा सकती है क्योंकि उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जब उसकी माँ कुछ सामान लेने गई तो सलोनी किसी को बिना बताए चली गई। जब मेहमान आए, सलोनी अपने कमरे में नहीं थी। मेहमान हैरान हुए और सलोनी के घर वालों को शर्मिंदगी हुई। लोग वो बातें करना शुरू किए। जब लड़की वाले आए थे तब सलोनी नहीं थी। कहाँ चली गई? भाग गई। भाग गई? क्यों भाग गई? शादी नहीं करना था इसलिए। शादी नहीं करना था तो मना कर देती, भागने की क्या जरूरत थी? किसी से चक्कर चल रहा था क्या? उसी के साथ भागी क्या? किसके साथ चक्कर चल रहा था? कितना दिन से चल रहा था? अरे बस! अपने दोनों कानों को हाथों से ढककर अभिषा चिल्लाई जब वो कॉलेज से घर आई और पैसे निकालने के लिए अपना गुड लक तोड़ी। और उसकी माँ पूछी कि क्यों तोड़ रही है, क्या तुम भी सलोनी की तरह किसी के साथ भागने की तैयारी कर रही हो? और फिर जब वो सारे सवाल सुनी जो लोग सलोनी के बारे में बोल रहे थे, अभिषा बोली, आज कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। अगर आज भी वो नहीं भरती तो फिर उसे एग्जाम देने नहीं दिया जाता। उसके पास पैसे नहीं थे। वो घर आई थी ये उम्मीद में कि घर में कुछ पैसे मिलेंगे तो वो जाके फॉर्म भरेगी, लेकिन घर वालों का तो अपना ही अलग तमाशा होता है। लड़के वालों को बुलाने से पहले सलोनी के घर वाले एक बार भी पूछे थे, कोई ये सवाल कर रहा है? जब मुझे एचओडी मैम सारा फॉर्म मिलाने बोली तो मुझे सलोनी का फॉर्म नहीं मिला।
तब जाके उसको ढूंढे। हाथ में फॉर्म लेकर खड़ी थी, पर उस पगली को मुझसे भी पैसे मांगने में शर्म आता है। तुम्हारे पास कहाँ से आया उतना पैसा? मैं किसी से उधार मांग कर दी थी। तो पैसा तो दे दी ना, अब क्यों तोड़ रही है इसे? पैसे लौटने भी तो होंगे ही ना, वो क्या मेरा आशिक है जो ऐसी छोड़ देगा? पैसा सलोनी ली है तो वो ना देगी। अभिषा गुस्से में बोलती है, वो कहाँ से देगी? पैसे मैं ली हूं तो मैं ना लौटाऊंगी। तब तक सलोनी के पिता आए अभिषा से पूछने के लिए कि क्या उसे पता है कि सलोनी कहाँ गई है, पर अभिषा मुंह फट गुस्से में उनको भी 4 बातें सुना दी। लोग बच्चा पैदा करके सोचते हैं कि बहुत बड़ा तीर मार दिए, बच्चों की खुशी की कोई परवाह नहीं, बस सिर्फ अपनी खुशी सूझती है उन्हें। कहीं गई नहीं है आपकी बेटी, एग्जाम फॉर्म भरने कॉलेज गई थी और पढ़ाई करने हॉस्टल गई है। दूसरे भरोसा नहीं करते तो समझ में भी आता है, आपको भी भरोसा नहीं अपनी खुद की परवरिश पे कि वो ऐसा कोई काम करेगी। सलोनी के पिता कहते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ उसे बताकर जाना चाहिए था ना, हम लोग कितना परेशान है उसके लिए। अभिषा रोष में जब बोलती है तो सामने किसी को फिर बोलने का मौका नहीं देती है, बस बोलती चली जा रही है। वो बोलती है, आप थे घर पे, और जो थी घर में महारानी की तरह हुक्म चलाने वाली, बताई थी पहले उसको कि आज घर में मेहमान आ रहा है? बताती तो सलोनी नहीं बताती कि आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, और इतनी बार मना करने के बावजूद जो बिना बताए घर में मेहमान बुला लिए, वो कितना भरोसा करती कि आज आप लोगों से कॉलेज जाने देते? सलोनी के पिता बोलते हैं, वो मेहमानों के बाद भी तो जा सकती थी, तब तक ऑफिस खुला रहता कि मेरी एक स्टूडेंट को आज लड़के वाले देखने आए होंगे, ऑफिस को आज लेट तक खुला रखो, वो उनको लुभा कर आ ही रही होगी। अभिषा से ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ ने उसे खींचकर एक चाटा दी। सलोनी के पिता को बेइज्जती महसूस हुई, वो वहां से मुंह लटका के वापस चले गए। अभिषा के अंदर जो डोमिनेटिंग पेरेंट्स को लेकर गुस्सा था, सब सलोनी के पिता पर निकल गया। जब अभिषा के पिता को इसके व्यवहार का पता चला, वो बहुत ही आहत हुए। इसलिए उसके बाद वो अभिषा की हर बात मानना बंद कर दिए और उसकी खामियों को भी अब नज़रअंदाज नहीं करने लगे। जब सलोनी के पिता अपने घर गए, सलोनी की माँ उनसे पूछने आई कि क्या कुछ पता चला सलोनी के बारे में। तब सलोनी के पिता उससे पूछे, क्या तुम सलोनी को पहले बताई थी कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं? उसकी माँ बात को घुमाने की कोशिश की, तोहरा तो ऐसन लागो है कि ओकरा बताइवे नाई घोरल हलिए। सलोनी के पिता आंखें बड़ी करते हुए पूछते हैं, कब बोली थी तुम उसको? सलोनी की माँ बोली, आज बिहाने तो बोलने हलिए। सलोनी के पिता उसकी माँ को एक तमाचा खींच के मारते हैं और कहते हैं, तोड़ चलते, हम तो समाज के सामने बेइज्जती भेलिए, तोड़ चलते। लोग कूटनीति करते हैं। सलोनी की माँ को लगा कि अगर वो पहले बताएगी तो सलोनी फिर मना करेगी, अगर वो पूछ लेती तो ये सब नहीं हुआ होता। उसके पिता को ऐसे भ्रम में रखी कि सलोनी की सहमति से वो लड़के वालों को बुला रही है। सलोनी के पिता सीधे मुंह सलोनी से नहीं पूछे, वो इतनी फ्रैंक नहीं थी सलोनी के साथ। वो इसको पूछने में संकोच किए और खुलकर सलोनी से इस विषय में बात नहीं किए थे, जिसके चलते सलोनी समझ नहीं पाई कि घर में किस मैटर में बात हो रही है। जब सलोनी को सुबह अपनी माँ से पता चला तो सलोनी को अपने पिता के हिंट समझ में आया, पर उसको गलत समझ में आया। उसे लगा कि उसके पिता भी उसकी माँ के साथ मिलकर उसे फोर्स कर रहे हैं, जिसे क्लियर करने के लिए उसके सामने उसके पिता नहीं थे और वो इंतजार भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उसके पास बिना बताए घर से जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। Here this chapter and story continues on next chapter. हर कोई दूसरों को अपने तराजू में तौलकर उसे अच्छा या बुरा कहता है। किसी की नज़र में अच्छा होना और वास्तव में अच्छा होना दो अलग बातें हैं। उसी तरह किसी की नज़र में बुरा होना और वास्तव में बुरा होना भी अलग बात है। हर कोई छोटी छोटी ही गलती करते हैं, पर उसका नतीजा आपस में मिलकर बड़ा हो जाता है। This story is written by an alone Krishna, completed on 13th July 2025, published on 8th August 2025. The story narration is generated by the help of Google AI text-to-speech generate tool. If you want to read the literary works of N. Alone Krishna, visit his blog krishnakunal.blogspot.com. Also, share with your loved ones to support these works with your critical comments on the related posts.